हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 9.3। तो लास्ट हमारा 9.2 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वी आर ऑन एक्सरसाइज 9.3। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ये जो एक्सरसाइज है 9.3 मतलब सेम प्रोबेबिलिटी अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9.2 तक मेरे हिसाब से सबसे इजी जो फॉर्म लगी होगी आपको 9.2 लगी होगी, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा अपने उसी से आगे बढ़ के अपन को मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था ना, जो अपन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो अगर उसमें से क्वेश्चन आता तो मेरे हिसाब से आपके आउट ऑफ आउट आने चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी वाली है, बस बाकी पैटर्न जो है वो सेम है 9.1 और 2 दोनों का। अब जो 9.3 आ रही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन बायनोमियल एक्सपेरिमेंट का। वैसे आप ये सब क्लास 11th के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बायनोमियल एंड ऑल। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर जो है बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, केवल और केवल अपन यहाँ पर इसके फॉर्मूलाज देखेंगे। दो तीन फॉर्मूलाज है सक्सेस एंड फेलियर टाइप के, कि अगर आपको वो समझ में आ गए आप बिल्कुल याद कर लेना उन फॉर्मूलाज को। मैं बता रहा हूँ लिटरली 9.2 9.3 एक्सरसाइज जो है ना वो और भी ज्यादा इजी लगेगी आपको। कॉम्बिनेशन आपको आता ही है, बस बायनोमियल एक्सपेरिमेंट और समझ में आ जाना चाहिए आपको कि किस तरह बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चंस के अंदर यस नो लगाते हैं कि हाँ यार ये बायनोमियल का क्वेश्चन है, तो ये पता होना चाहिए आपको ये बायनोमियल का क्वेश्चन है। फिर अपन उसको सॉल्व करने का तरीका सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन देखेंगे बायनोमियल एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में होता क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज उसके लिए होगा। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चैनल पर नए हो अभी तक, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चेकआउट जरूर करना 9.12। वैसे आपको पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल जाएगा, क्लास 8th से 12th तक का एनसीईआरटी कंप्लीट मिल जाएगा, एंड आफ्टर दैट अदर बुक्स की तरफ भी बढ़ेंगे। तो पहले फिलहाल अपना यही जो मोटिव, अगर आपके जूनियर है या कोई कजन ब्रदर सिस्टर कोई भी है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो अपने चैनल, और फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट विद एग्जैक्टली टू पॉसिबल रिजल्ट। एग्जैक्टली टू पॉसिबल रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब उन रिजल्ट्स को अपन क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल ट्रायल्स कहते हैं। अब यहां पर उनको कहां से किससे डिनोट करेंगे, एक सक्सेस से एक फेलियर से। अब सर सक्सेस क्या है, सक्सेस कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा अगर एक रोड पे कार जा रही है, ठीक है, अगर एक रोड पे कार जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, और आपको जो एक्सपेरिमेंट आपको जो रैंडम वेरिएबल्स चूज करने हैं, रैंडम वेरिएबल्स चूज करने हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए सक्सेस किस चीज का, जहां पर क्या बोलते हैं, सॉरी, एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। तो आप कहोगे सर ये सक्सेस की बात थोड़ी है। हाँ सक्सेस की बात नहीं, लेकिन अपने लिए यहां पर जो मैथ्स के अंदर टर्म्स है वो ऐसी है। अगर अपन को रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट करना है एक्सीडेंटल कार्स का, है ना, और उसे मैं सक्सेस मान के चल रहा हूं, है ना, तो जो एक्सीडेंट होने वाली जो कार्स होंगी उनको अपन सक्सेस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यही जो नॉट एक्सीडेंटल वाली कार है, नॉट एक्सीडेंटल वाली जो कार है, उन्हें अगर मैं फेलियर से डिनोट करता हूं ना, नॉट सक्सेस से डिनोट करता हूं, तो मैं उनको फेलियर से डिनोट करूंगा। वैसे ये सक्सेस होना चाहिए, ये फेलियर होना चाहिए, लेकिन हम यहां पर अगर हमारे जो क्वेश्चन के अंदर डिमांड है रैंडम वेरिएबल सेलेक्टेड एक्सीडेंटल कार, तो हम उसको सक्सेस से डिनोट करेंगे। सक्सेस के लिए सिंबल यूज होता है पी और फेलियर के यूज होता है क्यू। बताओ समझ में आया क्या? इसी तरह और भी बहुत सारे जो है पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक कॉइन टॉस किया आपने, अ कॉइन टॉस्ड, मैंने आपसे कहा कि भाई अगर मेरे पास हेड्स आया तो ही मैं विन करूंगा किसी मैच के अंदर। तो मैं हेड्स आने की जो क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कह लो या फिर उसकी जो चांसेस कह लो, उसको किससे डिनोट कर रहा हूं, सक्सेस से डिनोट करूंगा। और जो टेल आने की रहेगी उसे मैं फेलियर से डिनोट करूंगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? अब ये समझ में आ गया आपको कि बाइनोमियल ट्रायल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जितने हम यहाँ पर एग्जैक्टली टू पॉसिबल रिजल्ट्स निकालते हैं, और वो रिजल्ट्स कैसे होंगे, सक्सेस होंगे और फेलियर्स होंगे। क्लियर? दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जितने भी रिजल्ट होंगे अपने पास। रिजल्ट बहुत सारे हो सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं, रिजल्ट बहुत सारे हो सकते हैं, बट रिजल्ट्स को आपको डिवाइड दो पार्ट में करना है, सक्सेस एंड फेलियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। अभी पूरा थ्योरी थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको इसका ना, फिर दो चार फॉर्मुले ऐप पे बता के एंड करेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इन एनी एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी रिगार्डेड एज सीक्वेंस ऑफ एन ट्रायल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है। अब मैं कैसे बताऊंगा एन ट्रायल्स के लिए, सबसे पहली चीज क्या क्या पॉइंट इसमें जरूरी है वो देख लेते हैं। एन जो है वो फाइनेट है, एंड इज डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन। जब एक्सपेरिमेंट होगा उससे पहले मुझे पता होगा कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को मैं स्मॉल एन से डिनोट करूंगा, स्मॉल एन होगा ये, है ना, और ये फाइनेट होंगे मतलब काउंटेबल है। ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम, हर ट्रायल के दो पॉसिबल आउटकम निकलेंगे, यूजली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल अदर ट्रायल। मतलब कि क्या है, अगर एक
ट्रायल का जो रिजल्ट अगर सक्सेस आ रहा है, एक ट्रायल का रिजल्ट सक्सेस आ रहा है, तो वो दूसरे ट्रायल का जो रिजल्ट है उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगा। उसका रिजल्ट सक्सेस आए फेलियर आए, इस सक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस टाइप के केसेस आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए थ्योरी बता रहा हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी डज नॉट चेंज फ्रॉम द ट्रायल टू ट्रायल, है ना, चेंज नहीं होगी। अगर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी आ गई तो वो दूसरे पर चेंज नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब फेलियर वाली भी देख लो आप। अगर आपने यहां पर पी निकाल लिया सक्सेस और आपको फेलियर निकालना है, तो आप वन में से माइनस करके पता कर सकते हो ये चीज फेलियर की। ठीक है, क्लियर? ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि शॉर्टली हम पी एंड क्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। और देखो, दस फॉलोइंग आर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन ये बना कि सर किस किस को हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट माने और किस किस को बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं माने, हाँ, तो उसके लिए भी दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। टॉस अ फेयर कॉइन 20 टाइम्स, 20 टाइम आपने टॉस किया, एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ हेड्स। अगर मैंने नंबर ऑफ हेड्स को रिकॉर्ड करना है, दैट आर कॉल्ड आर सक्सेस। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बच गए वो सारे क्या हो गए हैं, फेलियर। तो क्या मैं इन दोनों को अलग अलग वो कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट? बिल्कुल कर सकता हूँ। आगे सुनो, रोल 3 डाइस। मैंने 3 डाइस जो है वो रोल करे 10 टाइम्स, है ना, मैंने रोल 3 डाइस करे 10 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 5 अकर्स। क्या कहा है भाई? रोल 3 डाइस 10 टाइम रोल करे अपन ने 3 डाइस को, है ना, एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 5, जिनका सम क्या हो, 5 हो। और मैं ये कह रहा हूं अगर जिनका सम 5 होगा उसको मैं सक्सेस से डिनोट करूंगा, और इसके अलावा जितने भी बच जाएंगे उन सबको फेलियर से डिनोट करूंगा। तो बताओ क्या इस तरीके के क्वेश्चंस में हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्लियर है? अब एक चीज आप ध्यान रखना, आप ही कहोगे सर ये वाली चीज अपन पिछले वाले तरीके से भी तो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। हाँ, कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, बट आप देखो यहाँ पर कितना बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, कितना बड़ा हो जाएगा। वहां पर अपन एक रोल जो था उसको, जो डाइस था उसको रोल करते थे या टू को करते थे, तो हम उसमें से डिवाइडेशन करते थे। लेकिन यहाँ पर वही 3 डाइस, 3 डाइस का मतलब समझ रहे हो, 1 1 1 ऐसे, ये 10 टाइम हो गया है अपने पास। तो सोचो अगर अपन इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसको लिखना ही बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अपन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जहां पर अपन कॉम्बिनेशन से बाउंड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन को। समझ में आ रहा है आपको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है? पिछले वाला ही पार्ट है, बस उस टाइप के क्वेश्चन जब बड़े हो जाएंगे ना तो अपन इससे करेंगे उस क्वेश्चन को, छोटे होंगे तो उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, हाउएवर द फॉलोइंग आर नॉट। अब ये तो मैंने बता दिया बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होते कौन से। अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कौन से नहीं पता कर सकते आपकी, यार इस क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, टॉस अ फेयर कॉइन अंटिल 3 हेड। टॉस करो जब तक कि 3 हेड ना आ जाए। अब एन इज नॉट फिक्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट, मैंने शुरू में बताई थी आपको बात। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का पहला रूल यही है कि एन पहले से फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है ना वो फिक्स नहीं है। भाई टॉस ऑफ फेयर कॉइन अंटिल 3 हेड, 3 हेड कब तक आएगा मुझे क्या पता? एक बार में आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए, 4 बार में आए, कैसे पता लगेगा भैया? नहीं पता लग सकता ना, तो इसमें एन फिक्स नहीं है ना। सो ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बताओ ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा? ऐसे ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड रिकॉर्ड वेदर इट इज स्पैड, हर्ट, डायमंड और क्लब। क्या होगा इन चारों में से? अब रिपीट द एक्सपेरिमेंट 15 टाइम्स, है ना। क्या कहा है इसने भाई? पहले तो कार्ड निकालना है, स्पैड होगा, हर्ट होगा, डायमंड होगा, वो आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, और रिपीट द एक्सपेरिमेंट 15 टाइम्स करो। अब रिप्लेसिंग द कार्ड आफ्टर ईच ट्रायल। कार्ड निकाला, ट्रायल देखा, वापस रख दो। यार ये तो दिक्कत हो जाएगी। अपन ने स्पैड निकाला, वापस रख दिया, वापस स्पैड आ गया, तो मतलब ये चलता रहेगा ना। देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब फिर से वही समस्या हो रही है आपके पास। आपका यहाँ पर एन जो है, एन ट्रायल इज नॉट फिक्स, तो ये भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर? तो ये है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ू, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। अब ये जो अपन बाइनोमियल पढ़ेंगे उसी को अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था 9.2 में 1 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम कॉन्सेप्ट है ऐसा का ऐसा। ठीक है, चलो ज्यादा आप डेरिवेशन पे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि सर ये डेरिवेशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो। आप जो रिजल्ट निकलेगा उस पर ध्यान देना, लेकिन समझना जरूरी है एक्चुअल में आया कैसे, वरना आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन से, है कि नहीं। रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं है, आपको समझ में तो आनी चाहिए एटलीस्ट। चलो, लेट देयर आर 3 एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट। अभी तक मैं यही बात कर रहा हूं बार बार, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ट्रायल्स, ट्रायल्स। अब मैंने मान लिया कि ये जो एन इंडिपेंडेंट ट्रायल है निकल के है, उसमें से मैं मान रहा हूं कि एक्स मेरा एक रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट करता है सक्सेस को इन दीज एन ट्रायल्स। एक्स के अंदर मान लो 0 केस हो गया, 1 केस हो गया, जो अपन पीछे निकालते थे, है कि नहीं, रैंडम वेरिएबल।
0 हो गया। और ये आपके सक्सेस वाले जो केसेस होंगे ना उनको काउंट करूंगा मैं इससे। 10, द वैल्यू ऑफ एक्स विल वेरी फ्रॉम 0 to n। करेगी, बिल्कुल करेगी भाई। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे n ट्रायल्स हैं, है ना। तो उन सब में से वो सारे हो सकते हैं, 0 से n तक के लिए वेरी कर सकता है। मतलब 0 से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लाइक दैट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब मैं डिनोट कर रहा हूं पी से। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब हमें पता है सक्सेस और फेलियर दोनों का सम कितना होता है भाई? 1 होता है, ये तो हमको पता है। अब वी एज्यूम डेट, यहां तक के एक्सपेरिमेंट में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल जनरल है, आपको समझ में आ जाएगा। वी एज्यूम डेट दीज एंड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है भाई। एंड पी एंड क्यू आर कांस्टेंट। पी और क्यू कांस्टेंट है क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फिक्स होगी और वो क्यू पर डिपेंड नहीं करेगी, और क्यू की प्रोबेबिलिटी यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी फिक्स होगी, वो भी पी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। यहां तक मैंने दो चीजें बताई हैं आपको, केवल और केवल। पहली तो ये कि x अगर सक्सेस को डिनोट कर रहा है तो वो 0 से n तक वेरी करेगा। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई, p एंड q यानी सक्सेस प्लस फेलियर का जो सम होगा इक्वल्स टू में कितना आएगा भैया? 1 आएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? एकदम एक्यूरेट। आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट सुनो। अब वन पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ गेटिंग आर सक्सेस। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप इसमें से अगर आर सक्सेस के केस निकालते हो, कितने के सक्सेस के? आर सक्सेस के। आर मतलब 2 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस है। मैंने मान लिया कि अगर आपको आर सक्सेस चाहिए तो फेलियर कितनी बचेगी? पहली बात तो n-r, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज टोटल कितने ट्रायल है? n ट्रायल है, उसमें से r सक्सेस निकल गए तो बचे कितने फेलियर? n-r बचे। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनका जो सीक्वेंस होगा भाई, जो उनका सीक्वेंस होगा, लिखेंगे कैसे भाई? सक्सेस 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 भाई, पहले केस में सक्सेस आई, दूसरे में सक्सेस आई, तीसरे में सक्सेस आई, 4 में आई, ऐसे चलती जाएगी सब। डिवाइड बाय आर सक्सेस। डिवाइड बाय आर सक्सेस की भाई टोटल सक्सेस मैंने लिख दी भाई, सक्सेस हो रही है मेरे पास, ठीक है। नीचे क्या लिखूंगा मैं? जितनी मैंने सेलेक्ट करनी है आर सक्सेस। सेम फॉर फेलियर, फेलियर 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 डिवाइड बाय एन माइनस आर फेलियर, मतलब कितने जो यहां पर मुझे चूज करनी है वो एन माइनस आर फेलियर तक करनी है, ठीक है। मैं इस चीज से ये बताना चाह रहा हूं आपको, इस चीज से ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सक्सेस वाले केस की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सक्सेस वाले केस की, तो आपको पता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कितने टाइम ये सक्सेस है? आर टाइम है, तो इसको पी की पावर आर लिख दूं क्या? फिर से बता रहा हूं मैं ये चीज, ये वाली जो चीज है ना, इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सक्सेस की तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की होती है पी, ठीक है। और अगर मुझे आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भाई एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, दो की 2p हो जाएगी, मतलब पी की पावर 2 हो जाएगी, मतलब p मल्टीप्लाई p हो जाएगी। 3 सक्सेस है तो फिर p हो जाएगी, तो ऐसे चलती रहेगी। और ऐसे आर सक्सेस तक चलेंगे तो p की पावर क्या हो जाएगी भैया? हमारे पास r हो जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? सेम फॉर क्यू। क्यू आपके पास सक्सेस है, मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, अगर ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी एन माइनस आर तक रही तो क्यू की पावर क्या हो गई आपके पास? एन माइनस आर हो गई। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है ये वाली चीज? तो पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। आगे बढ़ू, ठीक है भाई। तो ये मैंने क्या निकाली? सिंस ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए अगर मुझे, अगर आर सक्सेस केस के लिए या फिर एन माइनस आर फेलियर केस के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालूंगा? ये निकालूंगा पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। अब धीरे धीरे अपन इसको रिलेट करेंगे अपने फॉर्मूला से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम। अब हाउएवर देयर आर मैनी अदर सीक्वेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू आर सक्सेस एंड एन माइनस आर फेलियर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो पी की पावर आर है और ये क्यू की पावर एन माइनस आर है, ये बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे तो, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे पता नहीं। इन कॉम्बिनेशन के लिए अपन एक फॉर्मूला बना देते हैं भाई। शुरुआत कहां से हो रही है? एन आपका टोटल ट्रायल है, उसमें से मुझे आर चूज करना है कि आर ट्रायल के लिए, मतलब आर सक्सेस केस के लिए मैं प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं। तो इस चीज को मैं बाउंड करूंगा, और बाउंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का। नंबर ऑफ वेज, याद करो कॉम्बिनेशन क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऊपर आता है, नीचे आर सेलेक्टेड, है ना, कि आपको आर सेलेक्ट करने हैं कितने में से? एन नंबर ऑफ, जो आपका टोटल नंबर है उसमें से, आउट ऑफ एन। तो इतने नंबर ऑफ वेज निकल के आते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, मैं 9.1 और 2 एक्सरसाइज में यूज कर चुका हूं, ये एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। अगर मैं ये कहा आपसे कि अगर आपने आर वैल्यू सेलेक्ट करी है और उसके मैं टोटल नंबर कितने वेज बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? पी की पावर आर एन, क्यू की पावर एन माइनस आर, ही तो था ही। आगे लगा दूंगा कॉम्बिनेशन एन और आर,
ये आ गया आपका फॉर्मूला। हाँ सर, ये काम की चीज है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, समझ रहे हो? यानी कि अगर आपको 20 टाइम्स 50 टाइम्स इस तरीके से वैल्यूज दे दी है, तो आप इस तरीके से बाइनोमियल का जो है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आपका जो आंसर होगा वो बन जाएगा। जैसे मान लो अगर ये वैल्यू है 50 और ये है 30, तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो। होता कोशिश सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व हो तो इतना ही छोड़ देना। ठीक है, इसलिए अपन ये बाइनोमियल पढ़ते हैं। देखो फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब इसका यूज कैसे करेंगे? मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया, मान लो ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया कि x इक्वल्स टू क्या है भैया, जीरो है। x इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। तो आपको इस x इक्वल्स टू जीरो में कहाँ रखना है, r की जगह रखना है। कहाँ लिखना है, r की जगह लिखना है। देखो इधर इस r की जगह कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस r की जगह कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो माइनस आर मतलब सबकी जगह कितना हो जाएगा, आर की जगह जीरो हो जाएगा। तो आपको पता है एन सी जीरो पी की पावर जीरो क्यू की पावर एन माइनस जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू की पावर एन। तो आ जाओ, ये देखो x इक्वल टू जीरो तो क्यू की पावर एन हो गई। ठीक है, अब इसमें लगाओ x इक्वल टू वन में। x इक्वल टू वन का मतलब एन सी वन पी की पावर वन क्यू की पावर एन माइनस वन। ये देखो ये रही वैल्यू, पी की पावर वन मतलब पी। इस तरीके से अगर आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज दे दी जाए x की यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन के इस फॉर्मूले के अंदर, बाइनोमियल फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया? अब दो चीज डायरेक्टली याद रखना, जब x इक्वल टू जीरो होगा तो डायरेक्टली आप q की पावर n लिखोगे, यानी फेलियर वाला। इनको याद रखना आप, है ना? और जब x इक्वल टू n होगा तो आप p की पावर n ध्यान रखोगे, सक्सेस वाला। बाकी अंदर तो आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तभी निकल पाएगा। क्लियर है? यहां तक बताओ, यहां तक क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल आसान है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये पूरी थ्योरी ऊपर से जा रही है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला तो याद कर लेना यार एटलीस्ट, है ना? फिर अपन मैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो अपन एग्जाम्पल और क्वेश्चंस में देख लेंगे। चलिए, हाँ अब जो है थोड़ा सा अपन इसको नोट करते हैं कैसे। एक कुछ एक आध और बात बताऊंगा मैं आपको, वैसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को पता है वी नोट है सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी जो रहती है टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो क्या रहता है, पी प्लस क्यू की पावर एन। अब इसका फॉर्मूला आपने क्लास में पढ़ रखा होगा, क्यू की पावर एन, एन सी वन पी क्यू की पावर एन माइनस वन और पी की पावर एन तक चलता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। ये है आपके पास एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये है आपके पास एक्स इक्वल्स टू वन, और फिर ये वैल्यूज क्या है, एक्स इक्वल्स टू एन, सॉरी, मतलब जीरो से लेके एन तक के जो वैल्यूज होंगे उनमें जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उनका सम कितना होगा, वन। ये अपन डे मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज से यही सीख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है इसके अंदर, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सम कितना होता है, वन होता है। तो देख लो इसका सम कितना आ रहा है, वन आ रहा है। क्लियर है यहां तक? ईच ऑफ अबव प्रोबेबिलिटी इज अ नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वन। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर रहेगा? ठीक है, ये वही फॉर्मूला अभी जो मैंने आपको बताया है जस्ट, है ना। इसका फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो भी ये वाला फॉर्मूला आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। चलिए, अब कुछ नोट करने वाली बातें बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, चांसेस ऑफ ऑल एन ट्रायल सक्सेसिंग ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू एन। अगर आपके पास एन सक्सेस मतलब एन ट्रायल के लिए सक्सेसिंग केस दे रखे हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली पी की पावर एन ध्यान रखोगे। ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो क्यू की पावर एन ध्यान रखोगे। चांसेस ऑफ एन ट्रायल फेलिंग, है ना, फेलिंग आर पी इक्वल्स टू वन। ये देखो क्यू की पावर क्या हो गई, एन हो गई। इसको मैं इस क्यू की जगह में वन माइनस पी भी लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि पी और क्यू इक्वल्स का सम कितना होता है, वन होता है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए और देखो, चांसेस ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस। अब कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक का मतलब कम से कम एक और उससे ज्यादा कितने भी चलेंगे, है ना। भाई मुझे पता है टोटल सम तो वन ही होता है, तो एक्स की वैल्यू वन से बड़ी जितनी भी हो सारी, तो मैं टोटल वन में से अगर मैं पी एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस कर दूं, मतलब जीरो अगर माइनस कर दिए तो जीरो के अलावा जितने बचे वो सारे आंसर हो जाएंगे मेरे पास, है ना। और सबका सम कितना होता है, वन होता है, तो वन में से माइनस करना पड़ेगा जीरो वाले को। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको अभी मैंने बताई थी, क्यू की पावर एन होती है इसकी वैल्यू, बस सिंपल। और इस क्यू की जगह वापस से वन माइनस पी लिख सकते हो यार, मतलब वही चीज घूमती जाएगी। चांसेस ऑफ एटलीस्ट आर सक्सेस मतलब कम से कम आर, और आर से बड़े कितने भी। अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको, क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ अपना, आ जाओ। समीशन के की वैल्यू जो है आर और एन तक, भाई एन तक तो चल रही है कि नहीं। और यहां पर मैंने मान लिया के मतलब के आर की वैल्यू चल रही है, तो क्या होगी आपके पास वैल्यू, एन सी के
है ना, ये के किसको डिनोट कर रहा है, इस आर की जगह, इस आर की जगह अपन अभी पीछे पढ़ा था अपने आर लगाते हैं ना अपन, वही आर है, ये आर की जगह मैंने के मान लिया है यहाँ तक, है ना। पी की पावर के, क्यू की पावर एन माइनस के। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। आर से ऊपर जितने भी हो सारे आंसर होंगे आपके कुल मिला के, ठीक है। अगला एटमोस्ट आर से, एटो मतलब आर तक, आर से छोटे कितने भी, है ना, ये देखो आर से छोटे सारे आपके आंसर होंगे, तो आर से छोटे वाले सारे आंसर होंगे, इसका मतलब के इक्वल्स टू इस बार मैं जीरो मानूंगा, के इक्वल्स टू क्या मानूंगा, जीरो। एन सी के, पी की पावर के, क्यू की पावर एन माइनस के की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जीरो पुट कर देना, है ना, के की जगह क्या दे रखा है आपको, जीरो पुट कर देना, और यहां तक कहां तक चलेगी वैल्यू, आर सक्सेस तक चलेगी। क्या बोल रहा है, एटमोस्ट आर, ज्यादा से ज्यादा आपको आर लेना है, आर से ऊपर नहीं जाना है ना। देखो यहां मैक्सिमम केस कितना था, एन टोटल लास्ट तक, यहां पर मैक्सिमम केस कितना होगा आपके पास, आर आएगा ये, है ना, आर आएगा ये, है ना, आर आएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसलिए दे चुका है, ज्यादा ज्यादा आर ही है, उससे छोटे लेने हैं सारे वैल्यूज, है ना, छोटे कहां तक, जीरो तक, छोटे कहां तक, जीरो तक, तो जीरो भी इंक्लूड रहेगा इसमें, क्लियर है। चलिए, और तो क्या बताना है आपको, बस हो गया है कंप्लीट, और इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं क्या, क्लियर है। सो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको टेबल्स बनानी है, बहुत आसान है, केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब बताओ, बताओ भाई बताओ, क्लियर रहा। सो दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 9.3। नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जांपल्स पर, बहुत आसान है, एग्जांपल जरूर देख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जांपल नंबर 1 पर, और कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है बिकॉज थ्योरी थोड़ी सी थी, बट आप ज्यादा थ्योरी में कॉम्प्लेक्स मत होना, आप डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना और क्वेश्चंस के एग्जांपल देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय।